Hello, dear students of class 5th. Today I shall teach you SST lesson 2. The lesson name is Understanding our Earth. पृथ्वी के बारे में जानकारी देनी है और इसमें नक्शों के बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। इन द लास्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द ग्लोब। पिछले अध्याय में आपने ग्लोब के विषय में अध्ययन किया। In order to study the earth in details, we have another tool called the map. इस अध्याय में इस लेसन में आप एक दूसरा यंत्र, पहले तो आपने ग्लोब के विषय में पढ़ा था, इसमें एक दूसरा यंत्र है, दूसरा साधन है जिससे हमें विश्व के विषय में जानकारी मिलती है। वो साधन है मैप, इसे हम मानचित्र कहते हैं। तो ग्लोब से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है और मैप से भी हमें जानकारी मिलती है। तो ज़रा मैप के विषय में हम चर्चा करेंगे। मैप क्या होता है, डेफिनेशन एंड यूजेस, इसकी परिभाषाएं, उसके प्रयोग किस प्रकार से होते हैं तो देखेंगे। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ्स सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है, मैप पर या मानचित्र पर पृथ्वी की जो सतह होती है उसको दर्शाया जाता है। फ्लैट सरफेस है, पृथ्वी की जो फ्लैट सरफेस है उसको हम आसानी से दर्शा सकते हैं। मैप्स आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस टू शो द कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज़ एट्सेट्रा। मैप का जो मानचित्र का जो सरफेस होता है उस पर हम विभिन्न देशों को दर्शा सकते हैं, राज्यों को दर्शा सकते हैं, जिलों को दिखा सकते हैं, बड़े बड़े शहरों को दिखा सकते हैं। इन चीज़ों को हम नक्शे पर आसानी से दर्शा सकते हैं। वी कैन आल्सो ड्रॉ ए मैप ऑफ आवर एरिया और हाउस विद एवरी डिटेल ऑफ लेंस, शॉप्स एट्सेट्रा ऑन इट। मैप पर इसके अलावा भी हम क्या क्या दिखा सकते हैं, जैसे कोई दुकान है, कोई लेन है, इन चीज़ों को भी, अपना घर है, इन सब चीज़ों को भी हम अपने मैप पर दर्शा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही प्रयोग सिद्ध हुए हैं, उपयोगी सिद्ध हुए हैं ये। बट ए मैप इज बेटर देन ए ग्लोब। लेकिन ग्लोब से मैप अधिक उत्तम है, इसे ले जाने में, चित्र बनाने में, समझने में ग्लोब की अपेक्षा मैप जो है, नक्शा जो है, वो ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है। इसको नीचे बताया जा रहा है एज, जिस प्रकार से पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड एनीवेयर। आप मैप को फोल्ड कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि ग्लोब के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ग्लोब को फोल्ड नहीं कर सकते आप, ग्लोब सीधा सीधा जाएगा, लेकिन मैप को आप फोल्ड करके ले जा सकते हैं आसानी से और कहीं भी ले जाओ, जेब में रख लो या बैग में रख सकते हो, लेकिन ग्लोब के साथ ऐसा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू ए ग्लोब। ग्लोब की अपेक्षा मैप की जो सूचनाएं हैं, मैप की जो दर्शाने वाली चीज़ें हैं, उनकी जो विस्तृत जानकारी है वो ज़्यादा सटीक होती है अपेक्षाकृत ग्लोब के। लास्ट पॉइंट, इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी इनलार्ज एंड शोन ऑन ए मैप। कोई भी छोटी से छोटी वस्तु, छोटे से छोटा क्षेत्र, छोटे से छोटा इलाका हम आसानी से बड़े रूप में नक्शे पर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट दिए गए हैं कि हमारा नक्शा जो है वो मैप से हमारा नक्शा है ग्लोब से किस प्रकार से उत्तम माना जाता है। तो ये 3 पॉइंट बताए गए हैं। आगे देखेंगे मैप कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जिस बुक में, जिस किताब में नक्शों का संग्रह होता है उसे हम एटलस कहते हैं। अर्थात जो एटलस नाम की बुक होती है उन पर बहुत सारे नक्शे उस किताब में पाए जाते हैं। मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नक्शे इसमें यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो पहला मानचित्र है आपका फिजिकल मैप या भौतिक नक्शा।
दीज काइंड ऑफ मैप शो फिजिकल फीचर्स, इसके अंतर्गत आपको भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, भौतिक चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स एट्सेट्रा। इस पे आपको जो भौतिक मानचित्र होता है, इस मानचित्र में आपको पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदानी भाग और नदियाँ, इन चीज़ों को दिखाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया फिजिकल लिखा हुआ है, इस मैप को आसानी से आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आपको अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इत्यादि इत्यादि चीज़ें दिखाई गई हैं, इंडियन ओशियन, ये जो नक्शा देख सकते हैं आप लोग। अगला हेडिंग होगा आपका पॉलिटिकल मैप, इसे हम राजनैतिक नक्शा भी कह सकते हैं। पॉलिटिकल मैप्स शो द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे विश्व को जो है राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एट्सेट्रा। इसमें आपको महाद्वीपों के महाद्वीप के रूप में भी बांटा गया है, देशों के रूप में बांटा गया है, राज्यों के रूप में बांटा गया है और जिलों के रूप में बांटा गया है। इस प्रकार से थर्ड नंबर का आपका जो मैप है वो है थेमेटिक मैप, इसे कहते हैं विषयानुकूल नक्शा या विषयगत नक्शा। देयर आर मैप्स दैट शो रेनफॉल, पॉपुलेशन, रोड्स, रेलवेज, मिनरल्स, क्रॉप्स एट्सेट्रा। जो थेमेटिक मैप होता है, विषयगत नक्शा होता है, इस नक्शे में हम इन चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे वर्षा है, किस प्रकार वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है, देश की पॉपुलेशन क्या है, रोड कैसे है, कहाँ पे पाया जाता है, रेलवेज किस प्रकार से है, और खनिज तत्व कहाँ पर निकलते हैं, कहाँ पर कौन सी फसलें पैदा होती हैं। इन चीज़ों को हम थेमेटिक मैप के अंतर्गत रखते हैं। एंड फोकस ऑन दीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और ये जो सूचनाएं हैं इनको विशिष्टता से इस नक्शे में दर्शाया जाता है। नक्शा आप देख सकते हैं, दोनों नक्शे दिए गए हैं, पॉलिटिकल मैप भी इसमें दिया गया है और थेमेटिक मैप भी दिया गया है, इन नक्शे में आप देख सकते हैं। उसके बाद में नीचे जो दिया गया है लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब एंड मैप, इसमें ग्लोब और मैप की सीमाएं क्या क्या होती हैं, मैप किस प्रकार से बेटर ज़्यादा होता है, ग्लोब की क्या सीमाएं होती हैं, ये आपको बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले हाँ एक एक पॉइंट देखेंगे आप, लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब, उसकी बाद में लिमिटेशन ऑफ ए मैप। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप, दिस इज नॉट कंफर्टेबल इट इज़ नॉट कंफर्टेबल इनफ टू कैरी एज इज लार्ज एंड सॉलिड। ग्लोब को कहीं ले जाने में आसानी नहीं रहती है, क्योंकि ये सॉलिड होता है और बड़ा होता है, ये फोल्ड नहीं हो सकता, इसलिए कहीं भी ले जाने में इसे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैप की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे पहले पॉइंट में, ए मैप कैन नॉट शो द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ बिकॉज वन कैन नॉट फ्लैटन द अर्थ सरफेस। मैप की क्या सीमाएं हैं, मैप की सीमा ये है कि इसमें जो दिखाया जाएगा वो करेक्ट शेप नहीं होती है, वो काल्पनिक होती है, क्योंकि वन कैन नॉट फ्लैटन द अर्थ सरफेस, जितनी पृथ्वी का सरफेस है उतना बड़ा मैप हो नहीं सकता है, तो इसमें काल्पनिक दूरियां होती हैं और ग्लोब में निश्चित दूरी होती है। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम ग्लोब का, ऑल डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट, इस पर सभी जानकारियां नहीं दर्शाई जा सकती हैं। इसमें देखेंगे आप मैप की तरफ, इट रिक्वायर्स स्पेशल रेफरेंसेस एंड सिंबल्स टू अंडरस्टैंड ए मैप, इसके लिए हमें सिंबल्स या संकेत चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब आप देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट ग्लोब का, वी कैन नॉट मेक ए ग्लोब फॉर ए पार्ट ऑफ एरिया ऑफ अवर अर्थ, पृथ्वी के किसी एक हिस्से का ग्लोब पर हम नक्शा नहीं बना सकते, इसे नहीं देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, इट कैन शो ओनली वन साइड ऑफ अर्थ एट वन टाइम, एक बार में पृथ्वी का हम एक ही हिस्सा दिखा सकते हैं, पूरी पृथ्वी को एक बार में हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये ग्लोब और मैप की लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, किस सीमा के अंदर मानचित्र काम करता है और किस सीमा के अंदर ग्लोब काम करता है। इसकी बाद में आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ए मैप, इसको समझने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैप के विषय में क्या जानकारी होनी चाहिए। टू रीड द मैप करेक्टली एंड एक्यूरेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ए मैप, सबसे पहले हमें नक्शे की भाषा समझनी चाहिए, भाषा की जानकारी
होनी चाहिए। इसको करेक्टली और एक्यूरेटली पढ़ने के लिए हमें इसको समझ लेने की भाषा की आवश्यकता होती है। एवरी मैप हैज डायरेक्शंस, प्रत्येक नक्शे में दिशाएं होती हैं, साइंस होते हैं और सिम्बॉल्स होते हैं, संकेत होते हैं, स्केल पैमाना होता है। तो सिम्बॉल्स, स्केल और साइंस, डायरेक्शन, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम नक्शे को पढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ ए मैप, इसे हम मैप की लैंग्वेज या मानचित्र की भाषा कह सकते हैं। इस भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, हम इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम नक्शे को पढ़ सकते हैं। ए मैप हैज ए स्मॉल एरो ऑन द राइट हैंड, नक्शे के राइट हैंड में एक एरो का निशान, तीर का निशान होता है कोने पर। इट मार्क्ड एज एन पॉइंटिंग, जिसको हम एन पॉइंट से मार्क करते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि उत्तरी दिशा को बताता है, इसे हम नॉर्थ डायरेक्शन कह सकते हैं। जस्ट अपोजिट, इसके ठीक उल्टे तरफ, टू इट इज़ द साउथ, जिस तरफ नॉर्थ होता है उसका एकदम अपोजिट साउथ होता है। द राइट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द ईस्ट, और सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द वेस्ट, और ईस्ट एंड द, और जो बायां हाथ होता है उस तरफ से पश्चिम को मानते हैं। तो इस तरह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को हम ESWN से डिनोट करते हैं। अब डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शंस क्या होते हैं। द फोर मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं 4 दिशाएं मुख्य हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसमें इस प्रकार से आप पहले से जानते हैं। तो इन दिशाओं के बीच में भी एक दिशा होती है जो आपको यहाँ बताई जा रही है, जरा इसको आप देख सकते हैं, नक्शे में दिया गया है, साउथ एंड वेस्ट। दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज द नॉर्थ ईस्ट, इसको बीच को हम अगर डिवाइड करेंगे, ईस्ट और नॉर्थ को अगर हम बीच में अगर एक रेखा बनेगी, इसको नॉर्थ ईस्ट या इसे हम उत्तर पूर्व कह सकते हैं। साउथ वाले को देखेंगे तो साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, इसे साउथ वेस्ट कह सकते हैं। जो इनके दोनों दिशाओं के बीच की जो जगह होती है उसमें अगर जोड़ेंगे तो एक दिशा, दोनों दिशाएं जुड़ जाती हैं, जैसे साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम एंड नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ये जैसा कि नक्शे में दिखाया गया है। स्केल, पैमाना क्या होता है, पैमाना देख लीजिए। We need a scale because we cannot show a actual size of the earth on a map. मैप पर जो दूरियां होती हैं वो एक पैमाने से बनाई जाती हैं, क्योंकि एक्यूरेट दूरी, बिल्कुल सटीक दूरी हम बिना पैमाने के नहीं देख सकते, ना बना सकते हैं। ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देयर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसमें एक औसत निकाल लिया जाता है कि मानचित्र की दूरी को कितना रखा जाएगा और जो स्थल पर, भूमि पर दूरी है उसको कितना रखा जाएगा। जैसे कि मान लिया नक्शे की 1 सेंटीमीटर जो दूरी होती है वो पृथ्वी पर 100 किलोमीटर तक मानी जाती है, जैसा कि नीचे बताया भी गया है। द स्केल ऑफ ए मैप इज ऑफन शो एज ए लाइन विद डिस्टेंसेज मार्क ऑन इट। एक लाइन होती है जिस पर डिस्टेंस में इसको दिखा दिया गया है, और इसको मान लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अगर मैप में किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो ये मान लिया जाएगा कि उस स्थान, जो 2 स्थान हैं उनके बीच की डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर मानी जाती है। इट इज़ ए लाइनियर स्केल, ये कैसा पैमाना होता है, लाइनियर पैमाना होता है, रेखांकित होता है। ईच डिवीजन विच इज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 100 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड। जैसा कि मैंने बताया 1 सेंटीमीटर जो मैप पर माना जाता है वो ग्राउंड पर 100 किलोमीटर के बराबर होता है। कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स, ये परंपरागत कुछ संकेत हैं और चिन्ह हैं, उसको बता रहे हैं। एवरी मैप हैज ए लीजेंड रिटन ऑन इट एक्सप्लेनिंग द सिम्बॉल्स यूज्ड। नक्शे में कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो इस पर हमेशा लिखे रहते हैं। डिफरेंट साइंस एंड सिम्बॉल्स आर यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए मैप। अलग अलग सूचनाएं अलग अलग प्रकार के सिम्बॉल से हमें प्रदान की जाती हैं। दीज साइंस एंड सिम्बॉल्स आर कन्वेंशनल, जो कि
ये साइंस और सिंबल्स जो हैं, संकेत और चिन्ह जो हैं, वो परंपरागत तरीके से हैं। सो इसलिए एवरीबडी अंडरस्टैंड देम, पुराने समझ चले जा रहे हैं तो हर व्यक्ति उन्हें समझ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सम कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स, इसमें कुछ कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स दिए जा रहे हैं चित्र में। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, देशों की सीमाएं हैं, उनको देखिए थोड़ी बड़ी लाइन में डॉट डॉट करके दिखाया गया है। स्टेट बाउंड्री को छोटी छोटी लाइन में दिखाया गया है, ये हमारे राज्यों की सीमाएं हैं। मेटल जो पक्के रोड हैं, मेटल रोड को आपको एक सीधी लाइन में दिखाया गया है। फॉरेस्ट, कहीं भी जंगल है, फॉरेस्ट को देखा 3-4 पेड़ खड़े हैं, इस तरह से अगर कहीं पेड़ खड़े हैं तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे जंगल पाया जाएगा। कैपिटल सिटी को देखा आपने किस तरह से सर्किल में दिखाया गया है, इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है। पुल, कई ब्रिजेस को देखिए, पुल में किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से टेम्पल, चर्च, पोस्ट ऑफिस को पीओ से करते हैं, पुलिस स्टेशन को पीएस से डिनोट करते हैं, मंदिर को एक झंडी लगा देते हैं और चर्च पर एक प्लस का निशान बना दिया। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा स्थान है। इसे हम सम कॉमन कन्वेंशनल सिम्बल्स कह सकते हैं। इसके बाद में कलर लेयरिंग, इसमें देखिए कुछ चिन्ह क्यों, इसमें कुछ रंगों का भी प्रयोग होता है, तो वो आपको नीचे बताएंगे। कलर्स आर यूज्ड इन द मैप टू शो द डिफरेंट फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सीज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स। तो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग कलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका माउंटेन दिखाना है तो अलग कलर का प्रयोग होगा, किसी पठार को दिखाना है तो अलग कलर होगा, समुद्र को दिखाना है तो अलग रंग का कलर होगा, और डेजर्ट दिखाना है तो दूसरे रंग का प्रयोग होगा, और प्लेन को दिखाना है तो दूसरे रंग का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से उसको डिटेल में बताएंगे। ए नंबर पे देखेंगे ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, जैसे महासागर, सागर, झील, नदियाँ आर शॉन इन ब्लू कलर, इनको नीले रंग से दिखाया जाता है। डार्क ब्लू शो डीप वाटर एंड लाइट ब्लू शो शैलो वाटर। जो गहराई का जल होता है उसको, जो गहराई वाला जल है उसको गहरे नीले रंग से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और जो उथला पानी है, कम गहराई वाला पानी है, उसको लाइट में ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। बी नंबर पे देखेंगे हाई माउंटेन्स आर शोन इन डार्क ब्राउन कलर। जो ऊंचे पहाड़ हैं, काफ़ी ऊंचे पर्वत हैं, उनको हम गहरे भूरे रंग से दर्शाते हैं, और जो कम ऊंचे पर्वत हैं उनको हम लाइट ब्राउन में दिखाते हैं। लो माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आर शोन इन द लाइट ब्राउन। हाई वाले को डार्क से दिखाते हैं, और जो लो नीचे होते हैं उन्हें थोड़ा सा लाइट कलर से, लाइट ब्राउन में दिखाते हैं। येलो शोज डेजर्ट एरियाज, और जो पीला रंग है वो मरुस्थलों का संकेत होता है। सी नंबर पे देखेंगे प्लेन्स एंड लोलैंड्स आर शोन इन ग्रीन। जो समतल इलाका है या निचली ज़मीन है वो हरे रंग से दर्शाया जाता है उसको। वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ विच इज स्फेरिकल इन शेप। जहाँ हम रहते हैं, जिस ग्रह पे हमारा घर है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वो आकार में कैसी है, गोल है, शेप में स्फेरिकल है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एंड और गेट्स हीट एंड लाइट्स फ्रॉम द सन। सूर्य से हीट और लाइट प्राप्त करती है, अर्थात पृथ्वी को लाइट और हीट सूर्य से प्राप्त होती है। टिल नाउ, आज तक, द अर्थ इज बिलीव्ड टू बी द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर कोई भी जीवधारी का जीवन संभव है। वाटर ऑक्यूपाइज नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर पानी पाया जाता है। एंड द रिमेनिंग 29% इज़ द लैंड एरिया। 71% पे पानी है, मात्र 29% पे लैंड एरिया यानी भूमि पाई जाती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी को चारों तरफ से एक हवा की मोटी परत घेरे हुए है, जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। आप नक्शे में देखो वृत्त दिया गया है, अर्थ सरफेस को देख सकते हैं। इस पर मात्र 25% लैंड है, 71% पानी, जो आप ब्लू कलर से देख सकते हैं, वो हल्का से दिखाया गया है। तो ये इतने इलाके में पानी पाया जाता है, और ऊपर के इलाके में 29% पे लैंड पाई जाती है।
द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। अब आप देख सकते हैं महाद्वीप और समुद्रों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं हम। एशिया कॉन्टिनेंट, सॉरी, दे आर बिग लैंड मैसेस, ये जो है भूमि के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, या पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। द यूरल माउंटेन्स इन रशिया एंड कैस्पियन सी सेपरेट इट फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इस एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच उसकी दूरी को बढ़ाने के लिए रूस का यूरल माउंटेन और कैस्पियन सागर ही इसको अलग अलग कर देता है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। द हिमालयाज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज लाई इन एशिया, एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत पाया जाता है जो कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसकी एक चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इज इन हिमालय, जो कि हिमालय पर्वत की ही चोटी है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना आल्सो लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट, इस एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन इसी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत पाया जाता है, या कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में चाइना आता है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, 3 इसमें मुख्य रूप से 3 लैटिट्यूड्स काम करते हैं। द 23 1/2 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री इक्वेटर एंड 23 1/2 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पैसेज थ्रू इट, मकर रेखा, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों यहाँ से गुजरते हैं। दिस कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट, इसे हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। डू यू नो देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका, क्या आप जानते हैं देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका में 54 देश हैं। साउथ सूडान इज द न्यूएस्ट कंट्री विद इट्स कैपिटल इज जूबा, साउथ सूडान इसका नया देश बना अभी शामिल हुआ है जिसकी राजधानी जूबा में है। तो अब फिर से आप वहीं पहुंचेंगे कॉन्टिनेंट पे। दिस इज सो बिकॉज मोस्ट पार्ट वर अननोन द वर्ल्ड टिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट पार्ट्स वर अननोन, ज़्यादातर भाग इसके जो थे अननोन थे, अज्ञात थे। टू द वर्ल्ड टिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भी इसके विषय में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड द प्राइम मेरिडियन आल्सो पैसेज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट से जो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो यहीं से गुजरता है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है द सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका, अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नंबर आता है नॉर्थ अमेरिका का, नक्शा भी देख सकते हैं नीचे दिया गया है, द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ उत्तर अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट वाज डिस्कवर्ड इन द 15th सेंचुरी, इसकी खोज जो है इसकी जानकारी 15वीं शताब्दी में हुई थी। इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। द रॉकी माउंटेन्स लाई अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, रॉकी पर्वत यहाँ पाया जाता है समुद्र के पश्चिमी भाग पर उत्तरी अमेरिका के। उसके बाद में साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका में देखेंगे। साउथ अमेरिका इज आल्सो कॉल्ड लैटिन अमेरिका, इसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद ब्राज़ील बीइंग इट्स लार्जेस्ट कंट्री, ब्राज़ील को जोड़कर ये चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द एंडीज माउंटेन्स रेंज लाइज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, इसके पश्चिमी सीमा पर एंडीज
पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। एंडीज जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियां मानी जाती हैं। अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच रिमेन्स कवर्ड विद द आइस थ्रू आउट द ईयर। अंटार्कटिका जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। आगे आएंगे आप यूरोप पर। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। यूरोप 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप है। डू यू नो में देखेंगे आप, द इंग्लिश चैनल सेपरेट्स द ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और यूरोप को अलग करता है। इट इज़ द आइसलैंड कंट्री, जो कि एक आइसलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है। और देखेंगे आप लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट, ये भी द्वीपीय महाद्वीप है। दिस इज स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। इट इज़ द बोथ ए कॉन्टिनेंट ऑन ए कंट्री। इट इज़ बोथ ए कॉन्टिनेंट एंड ए कंट्री, एक द्वीप भी है और एक देश भी है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1707 एंड लाइज इन द साउदर्न हेमस्फीयर। इसकी खोज 1707 में हुई और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। डू यू नो में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो कॉल्ड ओजेड। ऑस्ट्रेलिया को हम ओजेड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम सागरों के विषय में पढ़ेंगे, ओशिन्स समुद्रों के विषय में पढ़ेंगे। ए वेरी लार्ज डीप वाटर बॉडी इज कॉल्ड एन ओशिन। ओशिन किसे कहते हैं? ए वेरी लार्ज, बड़ी मात्रा में, गहराई में जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम समुद्र कह सकते हैं, महासागर भी कह सकते। ओशिन इट हैज़ सलाइन वाटर। महासागरों में क्या है? पानी जो होता है खारा होता है। देयर आर 5 ओशिन्स इन द वर्ल्ड। ये 5 महासागर पूरे विश्व में हैं। सबसे पहला महासागर है पैसिफिक ओशिन, इसको देखेंगे फर्स्ट नंबर पे। द पैसिफिक ओशिन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशिन। जो पैसिफिक ओशिन है, प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है और ये सबसे गहरा भी है। सेकेंड नंबर पर अटलांटिक ओशिन इज द बिगेस्ट ओशिन। ये जो अटलांटिक महासागर जो है ये सबसे व्यस्त महासागर है, या इस पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता है इस महासागर में। थर्ड नंबर पे द इंडियन ओशिन इज द ओनली ओशिन विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। जो हिंद महासागर से हम इंडियन ओशिन कहते हैं, ये देश के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कैन यू नेम द कंट्री आफ्टर विच द इंडियन ओशिन इज नेम्ड? क्या आप जानते हैं कि किसी और भी देश का नाम महासागर पर किया गया है? 4 नंबर पे द अंटार्कटिक ओशिन इज ए फ्रोजन ओशिन एंड लाइज नियर द साउथ पोल। ये जो है जमा हुआ महासागर है, ये साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव पे पाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द साउदर्न ओशिन। इसे हम साउदर्न ओशिन भी कहते हैं, दक्षिणीय महासागर भी कह सकते हैं। 5th नंबर पे देखेंगे द आर्कटिक ओशिन इज द स्मॉलेस्ट ओशिन। ये आर्कटिक जो महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है। एंड इट लोकेटेड विद इन ए आर्कटिक सर्किल। ये आर्कटिक सर्किल में स्थित है। इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर, उत्तरीय गोलार्ध में ये आर्कटिक सर्किल में स्थित है। आपका लेसन ये समाप्त हुआ। दैट्स ऑल। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट में लिखें और इसको दोबारा से देखें। समस्या हेतु संपर्क करें। थैंक यू।